तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे इसे सीखा जा सकता है, कौन कौन सी प्रीरिक्विजिट्स होती है इसकी, और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो अप करने चाहिए इसको सीखने के लिए। एंड गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक होगा बिगनर्स के लिए, एक होगा एडवांस के लिए। ठीक है, तो जो बिगनर वाला पार्ट है उसमें मैं बेसिक्स चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बेसिक्स चीज़ें एक वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, एंड जो एडवांस वाला है उसमें मैं एडवांस चीज़ें बात करूँगा, जैसे कि फ्रेमवर्क हो गया, गिट एंड गिटहब हो गया, डेवऑप्स हो गया, टेस्टिंग टूल्स हो गए। तो वहाँ पे मैं सारी ये एडवांस चीज़ें कवर करूँगा, जिससे आपकी वेबसाइट नेक्स्ट लेवल की बनेगी। ठीक है, तो यार स्वागत है आपका डेवलपर साइल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे लिखा है वेब डेवलपमेंट रोड मैप फॉर बिगनर्स। तो सबसे पहले हम प्रीरिक्विजिट जानेंगे कि वेबडी की जो प्रीरिक्विजिट्स है वो क्या है। यहाँ पे डी मतलब डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 6 प्रीरिक्विजिट्स आ गई है। तो पहली है हाउ इंटरनेट वर्क्स, कि कैसे इंटरनेट काम करता है। नेक्स्ट है डोमेन नेम एंड होस्टिंग क्या होता है। नेक्स्ट है HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है। SSH क्या होता है। IP एड्रेस क्या होता है। सर्वर और क्लाइंट में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है वो काफ़ी इजी है पढ़ने में। मतलब आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, आप 1 घंटे के अंदर इसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो सिंपली आपको गूगल करके मिल जाएगी, तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ना। एंड देन जब ये कंप्लीट हो जाए तो सीधा आप वेब डेवलपमेंट पे कूद सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिकली जो वेबसाइट होती है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। पहला पार्ट है फ्रंट एंड एंड नेक्स्ट पार्ट है बैक एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड और बैक एंड से ही हर इस दुनिया की वेबसाइट मिलके बनी है। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें फ्रंट एंड में आती हैं और क्या-क्या चीज़ें बैक एंड में आती हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जभी भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो जितना पार्ट आप वेबसाइट का देख रहे हैं, हेडर हो गया, बटन्स हो गए, लिंक्स हो गए, फुटर हो गया, तो वो सारा पार्ट जो अपने आप आँखों से देख सकते हैं, जो आपके फ्रंट में है, उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये पार्ट होता है फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या होता है, जो बैक में रखा हुआ है, उस वेबसाइट के बैक में। यानी जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं किसी, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स पे गए, यहाँ पे आपने सर्च किया बैटमैन, तो आपके पास बैटमैन की मूवीज आ जाएगी नीचे। तो वो मूवीज कैसे आई, वो मूवीज पीछे से आई, बैक से आई, बैक एंड से आई। ठीक है, जनरली बैक एंड को सर्वर भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो चलिए फ्रंट एंड को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रंट एंड को सीखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रंट एंड को सीखने के लिए। एक है HTML, दूसरा है CSS, थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। एंड जो गाइस ये आप नंबर्स देख रहे हैं ये वर्जन है, तो हमें HTML का 5 वर्जन पढ़ना है एंड CSS का 3rd वर्जन पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों जो वर्जन मैंने लिखे ये लेटेस्ट वर्जन है। तो गाइस HTML में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि HTML एंड CSS जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो HTML में आपको 6 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना टैग्स क्या होते हैं। टैग्स में भी आपको सारे टैग्स नहीं पढ़ने, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कौन कौन से मेन टैग है, वही आपको रीड डाउन करने हैं। स्पैन हो गया, डिव हो गया, इमेज हो गया, पी टैग हो गया, H1 से लेके H6 तक सारे टैग पढ़ने हैं। हेडर टैग हो गया, फुटर टैग हो गया, नैव टैग हो गया। नेक्स्ट आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। इन सारे टैग्स में कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपको टेबल टैग पता होना चाहिए। टेबल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो टेबल में काफ़ी चीज़ें आती है, तो उसे ध्यान से पढ़ना। एंड लिस्ट भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको भी ध्यान से पढ़ना। इसमें 2 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स जो है अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो वहाँ पे एसईओ के लिए ये टैग्स काम में आते हैं। नेक्स्ट है लिंक एंड स्क्रिप्ट टैग। लिंक नाम से ही पता चल रहा है आपके HTML फाइल में कुछ लिंक करेगा ये।
एंड स्क्रिप्ट टैग हम जनरली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइज ये था HTML में, अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये काफ़ी इनफ है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं CSS की। तो CSS में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट वेज टू इंक्लूड CSS इन HTML। देखिए 3 तरीके से आप CSS को इंक्लूड कर सकते हैं HTML में, तो वो तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको CSS सिलेक्टर्स। CSS सिलेक्टर्स में 3 तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं, एक ID, नेक्स्ट क्लास एंड एक होता है एलिमेंट सिलेक्टर। तो आपको ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको CSS की। कौन कौन सी स्पेशल है, जैसे कि बैकग्राउंड, ये एक बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गई, बैकग्राउंड पोजीशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बैकग्राउंड से रिलेटेड। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, लाइक फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट वेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसी ट्रांसफॉर्म में होता है, ट्रांसफॉर्म जनरली हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए, कितनी डिग्री पे, ठीक है। तो उसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स मॉडल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बॉर्डर आ जाता है, मार्जिन आ जाता है, पैडिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्स मॉडल अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली लेआउट हम यूज़ करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस देने के लिए वेबसाइट को, कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप में भी सही चले, आईपैड में भी सही चले एंड आपकी वेबसाइट फ़ोन में भी अच्छी चले। तो वो चीज़ें इन 3 चीज़ों से होती हैं। आपको फ्लेक्स पता होना चाहिए, ग्रिड पता होना चाहिए, मीडिया क्वेरी पता होना चाहिए। तो जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी रेस्पॉन्सिव बन जाएगी, यानी वो किसी भी डिवाइस में अच्छे से ओपन होएगी, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें आपको कुछ मेन टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप कर लें तो आपके लिए ईज़ी रहेगा एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एंड गाइस आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिखना है जावास्क्रिप्ट में, आपको सिर्फ सिंटैक्स पढ़ना है एंड फंक्शंस कैसे डिफाइंड होते हैं, कुछ मेन टॉपिक्स है इसमें, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वन है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, एरे कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शंस कैसे डिफाइंड होते हैं एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एंड इसमें ही एक पार्ट आता है डॉम। डॉम है यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये ब्राउज़र से रिलेटेड है, तो आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि फ्रंट एंड जो है ब्राउज़र में ही खुलता है। इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, व्हाट इज़ डॉम यानी डॉम क्या होता है, एंड डॉम मैनिपुलेशन पढ़ना है आपको, कि कैसे हम डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो गाइज ये तो सब था फ्रंट एंड का पार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारे मेन टॉपिक्स बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको इसे पढ़ना कहाँ से है। तो चलते हैं हम रिसोर्सेज की ओर। तो रिसोर्सेज में अगर हम देखें पहला पार्ट, तो इसमें लिखा है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक है W3 स्कूल, एक है MDN। W3 स्कूल वो लोग फॉलो कीजिए जिनको एकदम फास्ट वे में पढ़ना है, यानी जिनको जल्दी से एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो W3 स्कूल में हर चीज़ की डेफिनेशन एकदम टू द पॉइंट दी होती है, एकदम कंसाइज वे में होती है एंड एग्जाम्पल्स भी होते हैं इधर, ठीक है। तो एकदम फास्ट वे में आप यहाँ पे सीख रहे होंगे। नेक्स्ट जो है MDN वो लोग फॉलो कीजिए जिन्हें एकदम अच्छे से पढ़ना है, कि भाई मुझे तो मास्टर बनना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। MDN में काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग डेफिनेशन दी होती है, बट वो काफ़ी रेलेवेंट होती है, ठीक है, और आगे जाके काम भी आती हैं, जो W3 स्कूल में नहीं दी होती, ठीक है। तो ये था HTML CSS जावास्क्रिप्ट का रिसोर्सेज। तो यार ये तो था फ्रंट एंड का पार्ट। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रंट एंड को सीखने के लिए आपको क्या क्या करना है। बेसिकली आपको 3 चीज़ें सीखनी है फ्रंट एंड को सीखने के लिए, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अब चलिए मूव करते हैं बैक एंड की ओर। तो अब बात करते हैं बैक एंड की। तो बैक एंड में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है आपका सर्वर, एक होता है आपका डेटाबेस। तो सर्वर को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ, तो सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है जो
रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, एक बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है जो सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है इसके ऊपर और ये रिस्पॉन्स भेज रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आपने सर्च किया www.google.com, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो पहले सर्वर पे आती है, यानी इस कंप्यूटर पे आएगी और यहीं से वो जो रिस्पॉन्स है उसका सेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है सर्वर। नेक्स्ट है डेटाबेस। डेटाबेस कुछ नहीं होता, डेटाबेस यानी जैसे कि आपको पता ही है कि किसी चीज़ को अगर स्टोर कराना है तो हम कहाँ कराएंगे, डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर। तो सर्वर बनाने के लिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको सारी नहीं सीखनी है, उनमें से कोई एक चूज करनी है। ठीक है, चूज वन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे 4 सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख रखी है। बेसिकली और भी होती है बट मैंने यहाँ पे सारी पॉपुलर वाली लिख रखी है। सबसे पहले हो गई नोड.js, जेंगो, रूबी एंड लारावेल। नोड.js जो है वो जावास्क्रिप्ट पे ही लिखा गया है। ठीक है, नोड.js जो है, जैसे कि यहाँ पे जेएस आ रहा है, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, तो इसमें जो सिंटैक्स है वो पूरा जावास्क्रिप्ट का ही है। एंड सेकंड वन इज जेंगो। तो जेंगो जो है वो पाइथन पे बेस्ड है, तो उसमें सारा सिंटैक्स पाइथन का होता है। ऐसे ही रूबी हो गया, ऐसे ही लारावेल हो गया। लारावेल जो है वो पीएचपी का सिंटैक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप नोड.js की तरफ जाएं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट पे बेस है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप नोड.js करते हैं तो आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी पूरे वेब के लिए, दैट इज जावास्क्रिप्ट। आपकी वो फ्रंट एंड में भी यूज़ हो जाएगी और बैक एंड में भी यूज़ हो जाएगी। तो आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और आप काफ़ी फास्ट पढ़ रहे होंगे कि आप पहले से ही फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको बैक एंड बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, थोड़े और कॉन्सेप्ट भी आते हैं नोड.js के अंदर, बट जो सिंटैक्स होगा वो पूरा का पूरा वैसा ही होगा जैसा आप फ्रंट एंड में सीख कर आए हैं। ठीक है, तो यार ये बात हुई बैक एंड की। बैक एंड में किसकी, सर्वर की। तो अगर आप बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस के 2 टाइप्स है, एक है एसक्यूएल, एक है नो एसक्यूएल। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जो वे है स्टोर कराने का दोनों का वो थोड़ा अलग है, यानी एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, एंड जो नो एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है वो जेसॉन फॉर्मेट में होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है। तो एसक्यूएल कैसे सीखे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो आप सीख सकते हैं गूगल करके या फिर यूट्यूब से, लेकिन ये पहले आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ वन डेटाबेस स्टोरेज। तो कोई भी एक डेटाबेस स्टोरेज आपको यूज़ करना है, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसको यूज़ करना है। तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रेस। मैं रिकमेंड करूँगा कि माई एसक्यूएल यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एसक्यूएल है, यहाँ पे भी एसक्यूएल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। माई एसक्यूएल ईजी है काफ़ी। ठीक है, तो बेसिकली एसक्यूएल लैंग्वेज से हम इन डेटाबेस को इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। बिना एसक्यूएल लैंग्वेज के हम इन डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये कोई लैंग्वेज सिर्फ समझते हैं तो सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल में हमें डेटाबेस मिल जाता है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी अगर आप सीखेंगे तो आपको कोई सीक्वल लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। आप डायरेक्टली मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं बिना कोई लैंग्वेज सीखे बिना। तो अब मोंगोडीबी को रन कैसे करते हैं, देखो 2 तरीके से हम इसे रन कर सकते हैं। एक है लोकली, एक है क्लाउड। आप इसको लोकली यानी आप इसको कंप्यूटर में अपने डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाउड वाला यूज़ करिए, क्योंकि लोकली में आपको बहुत सारे सेटअप करने पड़ जाते हैं, बहुत सारी कमांड चलानी पड़ जाती है जो काफ़ी हेक्टिक है। ठीक है, आप क्लाउड वाला यूज़ कीजिए। आपको क्लाउड में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो एक सिंपल सा कोड देता है 1 लाइन का, वो आप अपने अगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देंगे तो आप मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाओगे। तो यार ये तो बात हुई डेटाबेस की। अब हमने सीख लिया है कि फ्रंट एंड कैसे सीखना है एंड बैक एंड कैसे सीखना है। बैक एंड का मैंने रिसोर्स नहीं बताया, तो मैं पहले रिसोर्स बता देता हूँ बैक एंड के लिए। कि बैक एंड में हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़नी है, नोड.js। मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है, ये एक यूट्यूबर का लिंक है
फॉरेनर है, जहाँ पे आपको ये वीडियो की फॉर्मेट में आपको समझा रहा होगा। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने खुद यहाँ से सीखा है ये सब। नेक्स्ट है मोंगोडीबी, ये भी सेम ऑथर का है, ठीक है, यानी यूट्यूबर का है। लिंक है यूट्यूब का वीडियो फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मोंगोडीबी आपको अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यार यही था वेब डेवलपमेंट रोड मैप फॉर बिगनर्स। तो अगर पसंद आया होगा तो यार ज़रूर बताएं कमेंट करके, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, वेब डेवलपमेंट रोड मैप फॉर एडवांस, जहाँ पर हम एडवांस चीज़ें सीख रहे होंगे। ठीक है, मैं एडवांस चीज़ें बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है इसको करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।